नमस्कार, मैं सुख डाबी एडवोकेट आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सब जानते हैं कि राजकोट में कल ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने हीरासर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और उद्घाटन के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने अपने उद्बोधन में कुछ ऐसी जानकारियाँ दी है और बहुत आक्रामक तरीके से अपना भाषण भी किया है। मुझे लगा कि उस पर थोड़ा सा अन्वेषण करने की ज़रूरत है, प्रकाश डालने की ज़रूरत है, ताकि सामान्य जनता की समझ में आ सके कि वाकई हमारे प्रधानमंत्री श्री ने जो कहा है वो सही है। तो हम समय जाया न करते हुए इसका आज पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने दो बात कही है जो आज के स्थानीय अखबारों में प्रमुखता से छापा गया है। पहली बात है कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है और दूसरी बात है कि महंगाई काबू में है। और ये दोनों बातें कहते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने एक बात जाहिर जनता को डराने के लिए ये बोली कि अगर हमारी सरकार नहीं होती तो आज दूध 1 लीटर 300 रुपये बिकता। मुझे ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य लगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसकी पर भी थोड़ी पड़ताल की जाए। तो सर्वप्रथम तो जो प्रधानमंत्री श्री का उद्बोधन था वो शहरी जनता को ध्यान में रखते हुए था। इसमें ग्रामीण जनता कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। और दूसरा, ये अपर मिडिल क्लास और उच्च वर्ग के ध्यान में रखते हुए उद्बोधन था। गरीब जनता का कोई इसमें उल्लेख नहीं था। मैं एक बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री के उद्बोधन में कहीं भी किसानों की बात नहीं थी, किसानों के कल्याण की बात नहीं थी, गरीबों की बात नहीं थी, गरीबों के उत्थान की बात नहीं थी, बेरोजगारी की बात नहीं थी, हम कैसे कोई जॉब क्रिएट कर सकते हैं उसकी कोई चर्चा इसमें नहीं थी। और जहाँ तक वो 300 रुपये लीटर दूध बिकने का सवाल है, तो मैं आप सबको बताऊं कि जो मिल्क का जो फेडरेशन है वो दुग्ध को एकत्रित करता है और वितरण करता है, वो महदअंश से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये विभाग दूध एकत्रित करके वितरण का कार्य करता है। आप सब जानते हैं कि आज सहकारी क्षेत्र का मंत्रालय किसके पास है, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गृह मंत्री श्री के पास है ना। और बहुत बढ़िया काम हो रहा है इसमें। अगर 300 रुपये दूध बिकता, 10 साल से हमारे भाजपा की सरकार है, सहकारी क्षेत्र हमारे बहुत काबिल मंत्री श्री अमित शाह जी के पास है, और फिर भी अगर 300 रुपये दूध बिकता तो ये नाकामयाबी किसकी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप सब समझदार हैं, समझ सकते हैं, और अपने दिल से भी पूछिए कि अगर वो 300 रुपये प्रधानमंत्री जी के कहने से अगर दूध बिकता तो नाकामयाबी किसकी थी। वो 10 साल पहले की बात करते, लेकिन 10 साल के अंदर की बात नहीं करते। बहुत दुखद बात है। हम बहुत आदर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री का, लेकिन जब वो कहते कि हम आपकी बात करते तो हमें भी सोचना पड़ता है कि वाकई हमारी बात हो रही है या नहीं। तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो हम कोई भी आदमी कह सकता है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, विपक्ष कभी भी जिम्मेदार नहीं हो सकता है। हमें 10 साल की बात करनी है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, वो मिल्क फेडरेशन अमूल हो या बनास हो हमारे गुजरात में, और कर्नाटक में भी है। अभी अभी बहुत चुनाव में मुद्दा लाइट में आया था, वो सभी कांग्रेस के समय में ही स्थापित हुआ है और बढ़ा भी है। लेकिन
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का इशारा वो बहुत होशियार है, इसमें कोई वो बात नहीं है सोचने की। हमारी भोली और निर्दोष जनता को बुद्धि का आंकलन करते हुए उन्होंने जनता को डराने का प्रयास किया कि अगर हम नहीं आएंगे तो आपको 300 रुपये दूध खरीदना पड़ेगा। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने अभी टमाटर 150 रुपये किलो बिक रहा है, इसकी बात नहीं की। लहसुन 200 रुपये किलो बिक रहा है, इसकी बात नहीं की। प्याज 100 के आसपास बिक रहा है, इसकी बात नहीं की। और ये बात सोचिए दोस्तों कि अभी टमाटर 150 रुपये बिक रहा है, लेकिन क्या वो किसान को मिल रहा है? लहसुन 200 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन क्या वो किसान को मिल रहा है? प्याज 100 रुपये से आसपास बिक रहा है, क्या किसान को मिल रहा है? वाकई नहीं मिल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने कुछ बताया नहीं। और एक बात ये कि 300 रुपये लीटर दूध बिके क्यों? अगर बिके तो वो किसानों को सीधा फायदा होगा। अगर 300 रुपये दूध बिकता है बाहर तो कम से कम 150 रुपये लीटर तो किसानों को मिल ही जाएगा, तो इसमें भी बुराई नहीं है। अगर हमारा गरीब किसान ज़्यादा कमाएगा तो कोई बात नहीं है, तो वो डराने की बात क्यों? इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि यह संबोधन शहरी जनता और उच्च वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया हुआ है। इसमें किसान कल्याण की कोई बात नहीं है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने 2018 में एक भाषण में कहा था कि 2022 तक हमारे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मैं अपने किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी आय यानी इनकम दुगनी हुई कि इसमें कमी आई है? लेकिन जो आंकड़े प्रसिद्ध हुए हैं इसके मुताबिक तो हमारे बहुत निराशा की बात है वो कि हमारे किसानों की दैनिक आय हर रोज की 27 रुपया प्रतिदिन है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री ने जो वो डेडलाइन दी थी 2022 की, क्या हुआ इसका? वाकई हम किसानों की आय दुगनी नहीं कर सके, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे प्रधानमंत्री श्री ने कोई बात इस पर कही नहीं। एक बात और कही थी 2014 में कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसा नहीं कहा था कि नौकरी के अलावा 2 करोड़ देंगे, लेकिन मान लेते हैं कि नौकरी के अलावा भी रोजगार होता है। तो क्या हम आज 9 साल पूरा होने को है तो 18 करोड़ लोगों को नौकरी या रोजगार मिला? हमारे बेरोजगार भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूछिए अपने आप से। ये तो क्या इतनों को मिला, अपने आप पूछिए कि तुमको मिला क्या? तुम जो काम कर रहे हो उसके मुताबिक तुमको वेतन मिल रहा है क्या? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए कोई प्रधानमंत्री श्री ने अपने उद्बोधन में कोई बात का खुलासा किया नहीं है। वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। नंबर 2, हर वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री उद्घाटन करते हैं, हम उसकी बात को सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि कुछ नया होगा, कुछ नया करेंगे, हमारी बेहतरी की बात करेंगे। लेकिन कार्यकाल पूरा होने को है 2024 में, अभी तक अपने भाषण का लगभग 90% हिस्सा विपक्ष के लिए होता है और 10% दूसरी सब बातों के लिए होता है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री श्री ने महिलाओं के लिए बात की, आदिवासी के लिए बात की, अनुसूचित जाति SC ST और OBC की कोई बात की? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने आप से पूछ के बताइएगा कि वाकई प्रधानमंत्री श्री ने इतनी बड़ी बात कही, ये रोड मैप बताया कि SC ST OBC का कल्याण हो जाएगा और हो रहा है और होगा,
क्या हमारे देश में आज महिला सुरक्षित है? कई बार हम सोचते हैं सुरक्षित है, क्या महिलाएं सुरक्षित है? आदिवासी सुरक्षित है? अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, ओबीसी सुरक्षित है और वो सुखी है? ये बात हमको सोचनी पड़ेगी और गंभीरता से सोचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो वैसा ही चलता रहेगा और बाद में हम कितना भी गला फाड़े कुछ होने वाला नहीं है। जब बोलना है, जब सोचना है, सोच के कोई स्टेप लेना है, तब हम चुप रहते हैं, कुछ करते नहीं, सोचते नहीं, बिना सोचे समझे कोई निर्णय कर देते हैं, तो भी पछताना पड़ता है। इसीलिए जब मैंने हमारे प्रधानमंत्री श्री का उद्बोधन सुना, मैं खोजता रह गया उसके भाषण में कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जहाँ तक एससी, एसटी, ओबीसी की बात है, तो आज भी भारत में एससी, एसटी और ओबीसी को घोड़ी पर से उतार दिया जाता है, इसके मूछें निकाल दी जाती है। नाम के पीछे हमारे गुजरात में सिंह ऐसा भी लिखा जाता है, तो वो नाम बदलवा दिया जाता है। अभी हमने मध्य प्रदेश की घटना देखी, उस पर पेशाब किया जाता है और मणिपुर की घटना चकचार मचा चुके हैं। आदिवासी महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है। तो अगर पीएम भाषण में कहते हैं कि सबका उद्धार हुआ है, हो रहा है, काम प्रगति में है, ये सब जो मैंने आपको गिनाई ये बातें, ये सब भी प्रगति में है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। वो कोई भी राज्य हो, वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, केरल हो, कर्नाटक हो या मणिपुर हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। जहाँ जिसकी सरकार है इसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन घटना बनने के बाद क्या उस दोषितों पर त्वरित एक्शन होता है? क्या छूट जाते हैं? बिल्किस बानो पर बलात्कार करने वाले सभी छूट गए। तो हम अपने आप को सिक्योर कैसे समझें? और हमारी बेहतरी के लिए सिर्फ बात नहीं, काम करने वाला आदमी हमें चाहिए। तो आज हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी बेहतरी के लिए काम हो रहा है? मैंने आपको आगे बताया कि ये हो रहा है। ये सुनकर तो नहीं लगता है कि वाकई में काम हो रहा है। तो वो काम होगा कब? होगा या नहीं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीसरी टर्म की मांग भी कर दी कि हम आएंगे तो वो करेंगे, लेकिन वो दो टर्म में किया क्या? हमने तो आपके ऊपर विश्वास रखा था साहब, हमने भरपूर आपको वोट दिया। हमने सोचा कि अच्छे दिन तो आ जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई काम पैसों के बिना नहीं होता है, पुलिस स्टेशन में कोई काम पैसों के बिना नहीं होता है। ग्राउंड रियलिटी अलग है, ये सब आप जानते हैं और आपको भी ये फेस करना पड़ता होगा, हर रोज सहना पड़ता होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। और एक बात और कि अच्छा और सस्ता शिक्षण सामान्य आदमी को मिले, ऐसा कोई काम हो रहा है? इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कि सस्ता और अच्छा एजुकेशन, शिक्षण आज सबको मिल रहा है क्या? प्राइवेट स्कूलों की फीस देखकर तो लगता है नहीं मिल रहा है। गांव की स्कूलों की हालत नहीं अच्छी। गुजरात में हमारे एक डेप्यूटी कलेक्टर ने थोड़ा निर्देश किया तो सारे मंत्री उस पर टूट पड़े। जरूर था उसमें रिफॉर्म करने का, लेकिन कोई भी आदमी उसको आईना दिखाता है। सरकार की इमेज, ये अगर वो रिफॉर्म्स अपना लेते तो वाकई सरकार की इमेज बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन ये रिफॉर्म्स करने की बजाय उस अधिकारी पर टूट पड़ते हैं लोग।
वो अच्छी बात नहीं है। हमने आपको चुना है, आप हमारे ही है, हम आपके हैं, हम सबको मिलकर काम करना है। आप हमारे से सुझाव मांगते हो मन की बात वक्त के वक्त, हम आपको सुझाव देते हैं, लेकिन कोई सुझाव देता है तो फिर बुरा लगता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात जहाँ तक करते हैं, आप सब सोचिए, आप ग्रामीण इलाकों में से आते हो, शहरी इलाकों में से आते हैं, जो हमारे सरकारी अस्पताल है इसकी हालत अच्छी है क्या? सरकारी अस्पतालों में गंदगी, डॉक्टरों की संख्या, नर्सों की संख्या, दवाइयों की उपलब्धि, आप संतोष मानते हैं इसमें? आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मुझे आपसे पूछना है, अगर आपको ये संतोषकारक नहीं लगता है तो आगे आपको सोचना पड़ेगा और गंभीर तरह से सोचना पड़ेगा। आप हर रोज घर से काम करने के लिए निकलते हैं, खेत में जाने के लिए निकलते हैं, क्या हमारे रोड और दूसरे मार्गों की जो समस्या है इसकी स्थिति है क्या अच्छी है? ईमानदारी से बताइएगा। अगर आपको संतोष नहीं है तो आपको आगे से सोचना पड़ेगा। हमारे नगर और गांव में जहां तक स्वच्छता की बात है, आपको संतोष है क्या? सही काम हो रहा है? अगर जवाब ना है तो आपको सोचना पड़ेगा। अभी तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन इस सभी बाबत की चर्चा एक वीडियो में करना बहुत शक्य नहीं है। इसलिए वीडियो भी लंबा हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम इसकी चर्चा बाद में करते रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो कि आपसे जुड़ी है और आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं अब आपके सामने हर रोज आता रहूँगा और हमारे प्रधानमंत्री श्री ने बहुत जोर देके कहा है कि अगर हमको तीसरी टर्म नहीं मिली, हम नहीं आएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये था, ऐसा कहा नहीं, वर्बेटिंग नहीं था इसका, लेकिन तात्पर्य तो ये था। तो वो तो जाहिर जनता को डराने का प्रयास हुआ, जाहिर जनता को सोचने के जो तरीका है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था कि हमारे 10 साल का विकास देखिए, कि आपको रोजगारी मिली, आपको नौकरी मिली, आपकी आय बढ़ी, किसानों की आय बढ़ी, बेरोजगारी की संख्या घटी, महिलाओं को सुरक्षा मिली, आपके बच्चों को सस्ता और अच्छा शिक्षण मिला, आपके स्कूलों की क्वालिटी है अच्छी बनी, आपके गांव के रोड, रास्ता और पानी और स्वच्छता की समस्या हल हो गई, आपके अच्छे दिन आ गए। अगर आप संतुष्ट हैं तो हमें वोट दीजिएगा, कहना ऐसा चाहिए था। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने ऐसा कहा नहीं, वो बहुत दुख की बात है। मुझे भी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इसीलिए ये वीडियो खत्म करने से पहले मुझे एक शेर याद रहा है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा क्यों लुटा। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री को अपने काम के ऊपर वोट मांगने की बजाय डरा के, अनसिक्योरिटी फील करा के जो वोट मांगने की नौबत आ गई है, ये क्यों आई, इसके पर सोचने की बात है। लेकिन इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का कोई दोष नहीं है। मैं ये अगला शेर आपके सामने बोल रहा हूं, ये प्रधानमंत्री श्री के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर है, और एक प्रतीकात्मक शेर है वो। इस शेर को वर्बेटिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ये शेर है कि हमने चुना ही था कत्ले आम का हुनर देखकर, हमने चुना ही था कत्ले आम का हुनर देखकर, तो फिर तुम्हें क्यों लाशों के ढेर पर अफसोस है। ये शेर बहुत कुछ कह जाता है, किसी के ऊपर नहीं है,
लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमारे निर्णय की शक्ति ऊपर यह बनाया गया है। जब हम जाते हैं हमारा भविष्य नक्की करने के लिए, सोच समझ कर जाना चाहिए। किसी के बहकावे में डर के में आ जाने के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। हमने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके हमारे हित में, देश के हित में क्या हम कर सकते हैं, उसका निर्णय करना चाहिए। मैं हर रोज़ आपके सामने आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा नया वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे और मुझे भी हौसला मिले कि हाँ भाई, ये हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो हमको भी ज़्यादा कुछ आपके लिए करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।